कुछ एक बातें हैं जो आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। लास्ट कैटेगरी आ जाती है जब आप इसको क्लासीफाई करते हो, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें बता देता हूं, वैसे इसका एग्जांपल आगे भी आएगा बट स्टिल मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। जब हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी की, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जाता है कि हमारे पास इंडिया में एक जगह होती है वेस्टर्न रीजन में, जिसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स। तो बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स में जब आप देखते हो, अब जब आप कंपेयर करते हो एनिमल्स को, तो वहां पर यह देखा जाता है कि जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियन स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू, ये तो वेस्टर्न घाट था, लेकिन अगर आप इसको ईस्टर्न घाट से, जगह का नाम है, जब आप इसको ईस्टर्न घाट से कंपेयर करते हो तो वहां पर यह देखा गया कि एम्फीबियंस में कौन आ जाते हैं, जो कुछ टेरेस्ट्रियल भी हैं, पानी में भी रह सकते हैं, फ्रॉग, टोड, ये सारे डड्डू, ये सब किस में आ जाते हैं, एम्फीबियंस वाली कैटेगरी में। सैलामेंडर आ जाता है। तो एम्फीबियंस की स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है वेस्टर्न घाट्स में। तो ये भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है स्पीशीज डाइवर्सिटी में, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब आ जाती है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इकोसिस्टम। देखो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम की जब आप बात करते हो, इसमें हम दो चीजें इंक्लूड करते हैं, बायोटिक फैक्टर्स, सारे लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम में, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनके आसपास के जितने भी ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर है उनके आसपास का, उनके आसपास का लाइट कंडीशंस, है ना, उनके आसपास की सॉइल कंडीशंस, सब कुछ जिसमें जान नहीं है, विच इज नॉन लिविंग, दैट इज ए बायोटिक। तो इकोसिस्टम में ये दोनों चीजें आती हैं। तो बोलता कि वेरिएशंस इन द इकोसिस्टम विद इन अ जियोग्राफिकल लोकेशन, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर ही जो एक वेरिएशन आती है इकोसिस्टम्स में, उसको बोला जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो, इंडिया की बात करते हैं। अब मान लो ये जियोग्राफिकल लोकेशन का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इंडिया का। इंडिया में कितने ज्यादा वेरिएशंस हैं इकोसिस्टम के, देखो कैसे कैसे हैं। हमारे पास डेजर्ट वाला इलाका है, हमारे पास रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, हमारे पास मैनग्रूव वाले फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रूव वाले प्लांट्स जो दलदल वाले इलाके में रहते हैं, मार्शी स्वाम्पी एरियाज में रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एस्चुरीज आती हैं। एस्चुरीज क्या होती है कि एक तरफ से फ्रेश वाटर मीट कर रहा होता है बिल्कुल, और एक तरफ से सॉल्ट वाटर आपका चल रहा होता है, तो इसके बीच की जो जगह होती है इसको एस्चुरी बोला जाता है ना। ऐसे ही हमारे पास वेटलैंड वाली जोन्स होती हैं, है ना। ऐसे ही मेरे पास एल्पाइन मेड्यूज, बड़े बड़े पेड़ वाली इलाके होते हैं जो जहां पर आप कह सकते हो बर्फ, स्नोफॉल देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। एक इंडिया में ही, इंडिया एज अ जियोग्राफिकल लोकेशन, वहां पर देखो इकोसिस्टम की कितनी वैरायटी है, डेजर्ट भी है, रेन फॉरेस्ट भी है, मैंग्रोव भी है, एस्चुरीज भी हैं, वेटलैंड्स भी हैं, एल्पाइन मेड्यूज भी हैं, अलग अलग जगहें हैं। आपसे कोई डिटेल नहीं पूछेगा, बस आपको एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। और एनसीईआरटी में ही एक लाइन है कि अगर आप बात कर सकते हो इंडिया की, तो एक लाइन बस आपने याद करना है, दैट इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखो इंडिया को हम एक डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, बट स्टिल अगर डाइवर्सिटी की बात करें, इसमें इतनी ज्यादा ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, उसको कंपेयर कर रखा है देन अ स्कैंडिनेवियन, जगह का नाम है स्कैंडिनेवियन कंट्री, जैसे कि नॉर्वे, ठीक है। तो मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स का ये रीजन होता है कि वो आपको ट्विस्ट करके दे सकता है। वो बोल देगा इंडिया हैज लेस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन अ कंट्री लाइक नॉर्वे, बट आपको अगर मालूम होगा कि ज्यादा होती है, तो आप उस स्टेटमेंट को करेक्ट करोगे और अपना आंसर सही चूज करोगे। इसलिए बोलता हूं कि एक एक स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए जो चीजें स्लाइड्स में नहीं गिवन है बट स्टिल देयर आर इन देयर एनसीआर, आपकी एनसीईआरटी में है, आई एम मेकिंग यू राइट, और आई होप आप लोग लिख भी रहे हो। नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट तो ले रहे हो, बाद में लिखोगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में समझ आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तीनों टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी क्लियर है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट क्विक थम्स अप दे दीजिए चैट बॉक्स में बच्चों। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, एक्सीलेंट।
अब हम बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड पर अटैक नहीं, अब वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, उनकी स्पीशीज डाइवर्सिटी को थोड़ा देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अब कहता है कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो यहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट एनिमल्स तो 70% मात्रा में, परसेंटेज में माने जाते हैं, और प्लांट्स सिर्फ होते हैं 22%। ठीक है, तो बोलते हैं कि अगर आप सारे एनिमल्स का मतलब कि सारी स्पीशीज का अगर एक रिकॉर्ड बनाओ तो उसमें से मोर देन 70% तो आपके एनिमल्स ही होते हैं। लेकिन प्लांट्स की बात करें, अब प्लांट्स में कुछ कैटेगरीज हैं, अभी से बता देता हूं ताकि आपको बाद में पता हो। एल्गी है, ठीक है, आपने कभी देखा वाटर बॉडीज में काई जम जाती है हरे रंग की, वो क्या होती है? एल्गी होती है। ठीक है, फंजाई, आप थोड़े दिन के लिए रोटी को बाहर रख दो, ब्रेड को रख दो, उस पर फंगस जम जाती है हरे रंग की। कभी कभी कुछ डिब्बियां आपकी जिसमें आप लोग शहद रखो, है ना, चटनी बनाकर रखो, उनके ढक्कन बहुत ज्यादा व्हाइटिश हो जाते हैं, एक अलग सी लेयर बन जाती है ना। अब ये क्या है? फंजाई, ऐसी होती है फंजाई। उसके बाद आ जाते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के प्लांट्स तो बड़े ही अलग होते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स होते हैं, आपको पत्थरों पे, गीले इलाकों में ऐसे देखने को मिल जाते हैं। ब्रायोफाइट्स के बाद आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स। ये मोस्टली आपके गार्डन्स में दिख जाते हैं, आपको बैकयार्ड्स में कई लोग उगाते हैं ना, ऐसे होते हैं ये प्लांट्स, ऐसे ऐसे लीव्स होते हैं इनके, ये होते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद अगली कैटेगरी आ जाती है जिम्नोस्पर्म्स। अगर आपको कभी मौका मिला था छुट्टियों में, गर्मियों में जाने का, आप लोग पहाड़ों पर, हिली एरियाज में गए हो, वहां पर आपने देखा होगा एक तो पेड़ ऐसे लंबे से होते हैं और उसमें ऐसे ऐसे उसकी ट्रीज होते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री काइंड ऑफ ट्रीज आपको मोस्टली हिली एरियाज में देखने को मिलते हैं। ये होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स। लास्ट कैटेगरी आ जाती है प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में आ जाते हैं आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। सिर्फ सारे प्लांट्स के ग्रुप में से ये ग्रुप होता है जो आपको फ्लावर देगा, फ्रूट देगा। आपका आम, मैंगो, सफेदे का पेड़, यूकलिप्टस, आपका पीपल जिसको फाइकस रिलीजियोसा बोलते हो, है ना, ये सारे पेड़ एंजियोस्पर्म्स होते हैं, क्योंकि ये आपको फ्लावर दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं। ठीक है, ये आपके प्लांट्स के ग्रुप्स होते हैं, तो मुझे लगा कि आपको इनके नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए। और उसमें भी आपके पास, आई होप ये चीज समझ में आई है, एनिमल्स और प्लांट्स का ये जो बखान किया है मैंने, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब उसमें भी कहता, एनिमल्स में भी एक बड़ी आप मतलब एक विचित्र सी बात ये है कि अगर सिर्फ एनिमल्स के ग्रुप, जो 70% आपने एनिमल्स बोला था, उसमें अगर मैं देखूं ना, तो मेजॉरिटी, इतना सारा पोर्शन सिर्फ इंसेक्ट्स का होता है। सबसे ज्यादा अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स आपका 70% या उससे ज्यादा तक का बना लेते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि आउट ऑफ, अब आप खुद सोचो कि अगर आप 10 एनिमल्स की बात कर रहे हो, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट, अगर आप रैंडमली 10 एनिमल्स चूज करना चाहो ऑन दिस प्लैनेट, तो आपको उसमें से 7 क्या मिलेंगे? इंसेक्ट मिलेंगे। ये तरीका होता है बताने का कि आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स अगर आप प्लैनेट पे देख रहे हो, 7 तो इंसेक्ट ही मिलेंगे। और बोला जाता है कि इंसेक्ट इतना ज्यादा है पॉपुलेशन के साथ कि आने वाले टाइम में विद अस, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है इंसेक्ट्स की। देखो वो तो काट के भी चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना, ऐसे ही होता है इंसेक्ट्स का। तो इतना ज्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट्स का है। और इंसेक्ट्स की बात हो रही है तो मैं बता ही दूं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि हेलो सर, स्टडी, जो लोग इंसेक्ट, हाँ जी बोलो। प्लीज ये बात फिर से रिपीट करें, मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, और किसी का कोई नेट प्रॉब्लम? सर मेरा भी है। हाँ जी ठीक है, और बाकी जनता को समझ में आया? यस, रेस्ट ऑफ द क्लास? सर मेरा भी नेट प्रॉब्लम हो ठीक है, रहा था। देखो एक बात मैं बता देता हूँ कि नेट प्रॉब्लम तो देखो बड़ी आम चीज है, मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हारा क्यों है, ऐसा नहीं है, मेरा भी होता है। बट प्लीज मेक श्योर, कोशिश करो कि आपका नेट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि आपकी क्लास डिस्टर्ब्ड ना रहे, आपको डिस्टर्बेंस ना आए, आपको बार बार पूछना ना पड़े, और आपकी क्लास ना आपकी तरफ से डिले हो ना मेरी तरफ से डिले हो। कोशिश करो कि नेट का प्रॉब्लम आप लोग का हमेशा सॉर्टेड रहे, क्योंकि अभी तो ये चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में हम जब वीडियो लेक्चर्स प्ले करेंगे तो वो नेट और खाएगा, उसमें और नेट लगेगा आपका। तो मेक श्योर आपका सर नेट एक अच्छे से सवाल अच्छा हो, पूछूं? ताकि आप
ऑनलाइन क्लास अच्छे से अटेंड करते हैं। हाँ जी बोलिए। बस सर आज ही जो हो रहा आपने बताया। कोई बात नहीं। हाँ जी हेलो अनीश सर, बोलिए आप। है। इंसेक्ट वाला आपने पार्ट जो और एक बार रिपीट कीजिए। हाँ वो मैं बताता हूँ डोंट वरी। कहाँ जाऊंगा मैं नाम हाँ, बता के आप लोगों को। हाँ जी अनीश बोलो। सर आपने जो बताया एनिमल और जो पौधे के बारे में बताया ना, जो 100% में 70% एनिमल है और 30% क्या पौधा है, जो नहीं आपने एनिमल्स नोट में। नहीं किया था, मैंने 22 बोला था। ओ हाँ, 22% प्लांट्स है। तो सर एनिमल के हाँ अगर 100% को हाँ समझ लो तो एनिमल से इंसेक्ट का कितना परसेंट होगा? 70 से ज्यादा। 70 से ज्यादा? सारे मतलब कि अगर आप 100% एनिमल्स को ही इंक्लूड करते हो ना, तो 70% से ज्यादा आपके इंसेक्ट्स हैं। इतना ज्यादा है इंसेक्ट का कि बहुत ज्यादा इंसेक्ट की मात्रा। ठीक है। और यहाँ पर एनिमल 70% है, प्लांट्स 22% है, तो बाकी में फिर बाकी जो फिट होते रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, बाकी सारे ग्रुप्स भी तो है। अभी हमारे पास बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, प्रोटिस्टा है, वो सारे बाकी बची परसेंटेज में आ जाते हैं। कोई कैलकुलेशन सर करने की जरूरत नहीं है, डेटा है जो हमारे पास अलॉटेड है काफी टाइम, जो आईयूसीएन ने जब कुछ साल पहले काम किया था, अभी तक बुक्स में अपडेटेड नहीं है डेटा। ठीक है। सर बाकी जो 8% वो सब माइक्रो बैक्टीरियल स्पीसीज। हाँ बोल सकते हैं, बट स्टिल हमारे पास एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है परसेंटेज का, तो आई विल ऑल्सो नॉट से कि शायद वही होगा, है ना। तो ओके डेटा सर। पॉइंट्स पर हम कभी भी वो मतलब कि कभी भी हम डेटा पॉइंट्स पर कोई भी चीज का एक ना वो प्रूफ तो नहीं बोलूंगा, हम डट कर बहस नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ बहुत पुराना डेटा है। शायद अब आगे चेंजेस आ गए होंगे, बट हमारी बुक्स जो कह रही है हमें अभी उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। डेटा वाले पॉइंट्स में हम नहीं कुछ दिक्कत कर सकते, क्योंकि शायद अगर हम अपडेटेड बुक्स में से पढ़ना शुरू कर दें कि नहीं इसमें नया डेटा दिया है, कोई फायदा नहीं है। आपकी नीट वालों ने एनसीईआरटी की बात माननी, चाहे एनसीईआरटी गलत भी लिख रही हो, है ना, चाहे आज ये चेंज होगी हो परसेंटेज आज के टाइम में, लेकिन जो ओके सर। एनसीईआरटी में लिखा है नीट वालों ने वही प्रेफर करना है। ठीक है। चलो, ठीक मैं है ये सर। बोला था कि एनिमल्स के अंदर ही अगर मैं बात करूं, एनिमल्स उनमें रैंडमली, तो आपके पास सात पूरे ग्लोबली अगर आप देखो इंसेक्ट्स ही होते हैं। एक तरीका होता है बताने का कि इतना ज्यादा इंसेक्ट पॉपुलेशन है, तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू। और बाकी व्हाइट वाला है, इसमें बाकी के सारे एनिमल ग्रुप्स आ जाते हैं। पिंक वाला सारा पोर्शन शो कर रहा है पर्पल वाला इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन। तो देखो एनिमल्स और प्लांट्स में एनिमल्स ज्यादा और एनिमल्स में इंसेक्ट्स ज्यादा, ये आपके पास एक समरी बन जाती है इस चीज की। ठीक है। अब यहाँ पर ना आपके पास मैंने एक पिछले बैच को जब पढ़ाया था, तो हमारे पास ना पाई चार्ट दे रखे हैं, 3 पाई चार्ट होते हैं जो आपको परसेंटेज के हिसाब से ना बता देते हैं कि किसकी कितनी परसेंटेज है। लेकिन ये मैं पाई चार्ट आपको दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करवा रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा सा एरर तो नहीं को बोलूंगा, उल्टा बना रखा था इन स्लाइड्स में, बट द पॉइंट इज दैट हमको फोकस करना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो चलो मेरे साथ ड्रॉ करो। 3 हमने पाई चार्ट्स बनाने हैं, और आपको इन पाई चार्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, किसमें किसका परसेंटेज है। आई विल ट्राई आपको हेल्प करूंगा कि आपको याद हो जाए चार्ट। हम इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम सर नहीं आपका होता। नेटवर्क वीक है, हाँ तो थोड़ा कट जा रहा है। आपका नेटवर्क वीक शो कर रहा है, अभी थोड़ा कट कट कर जा रहा है। अभी अभी फ्लक्चुएट कर स्ट्रांग रहा हो है, गया मैं एक है। बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, जस्ट वेट, लेट मी रिफ्रेश। हाँ हाँ। तो ये फ्लक्चुएट करता ही रहता है बीच बीच में। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट। इनवर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिब्रल कॉलम, जो आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, वो नहीं होती है। ठीक है, अब तो क्लियर है सबको? यस, हाँ जी, ठीक है। तो उसके बाद मेरे पास दूसरा पाई चार्ट है, दैट इज फॉर वर्टिब्रेट्स। ये आ गया वर्टिब्रेट्स के लिए। साथ साथ प्लीज इसको नोट करो, कॉपीज में ड्रॉ करो फटाफट से। तीसरा पाई चार्ट हम बनाएंगे प्लांट्स के लिए।
आपको बस बताना है कि इनवर्टिब्रेट्स वाले ग्रुप में कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट। अब इनवर्टिब्रेट्स वाले ग्रुप में आपको एक चीज तो पहले ही पता चल गई थी कि सबसे ज्यादा मात्रा में मेरे पास क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। बट इसको आपको एग्जाम में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए हम एक सीक्वेंस याद रखेंगे। क्या सीक्वेंस है? IOMC। IOMC। आई में आ जाते हैं आपके पास इंसेक्ट, ओ में आ जाते हैं आपके पास अदर एनिमल ग्रुप्स, ठीक है। एम में आ जाते हैं आपके मोलस्क। मोलस्क कौन होते हैं? जैसे आप लोग स्नेल्स देखते हो जिनकी बैक कॉइल्ड होती है, वो आ जाते हैं। और आ जाते हैं क्रस्टेशियंस, ठीक है। ये आपके 4 ग्रुप्स के लिए पाई चार्ट बनाते हैं। ये वाला ग्रुप आ जाता है इंसेक्ट के लिए, क्योंकि इंसेक्ट सबसे ज्यादा है। परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा, बस आपसे वहां पर डिपिक्ट करने को आपको ये पाई चार्ट दे देगा और बताएगा कि इसमें से बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। मतलब आपसे वो कुछ इस तरीके से पूछेगा। एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट मेक इट अगेन। क्योंकि अदर एनिमल ग्रुप्स जो है वो सबसे ज्यादा है, तो एक्चुअली उसको थोड़ी ज्यादा स्पेस देंगे। तो अदर एनिमल ग्रुप्स आपका इतना आ जाएगा। फिर आपका जो है सबसे कम कौन है? क्रस्टेशियंस वाला, तो उसको इतना दे दो। सर सी क्या है? हाँ जी, सी है क्रस्टेशियंस। ये भी एनिमल ग्रुप्स होते हैं। आप एनिमल किंगडम जूलॉजी में पढ़ोगे तब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ लोगे। क्रस्टेशियंस जिसमें आते हैं स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा है। स्पेलिंग इतना गंदा है CRUSTACEAN, क्रस्टेशियन, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे अदर एनिमल ग्रुप्स, ठीक। ये वाला आपका आ जाता है मोलस्क, इधर आ जाते हैं क्रस्टेशियन। तो ये मैंने उस तरीके से लिखा है IOMC सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा? वो यहां पर लिख देगा, ए लिख देगा, कुछ भी लिख देगा। लेट्स से यहां पर उसने लिख दिया व्हाट इज ए। तो अगर आपको पता होगा कि इंसेक्ट है, सेम पाई चार्ट आएगा एनसीईआरटी वाला, और कोई बुक फॉलो नहीं करनी है इन सब चीजों के लिए। जो आपका जितना भी डाटा आता है वो सारा एनसीईआरटी का आता है, फिगर्स सब यहीं से आता है। अब आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। अब वर्टिब्रेट्स को कैसे याद करना है? अब वर्टिब्रेट्स में देखो कमाल की बात, सबसे ज्यादा कौन होता है? फिश होती है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है फिशेस की, ठीक है। उसके बाद मेरे पास मैमल्स का ग्रुप आ जाता है। यहाँ पर कुछ एज सच ज्यादा कंपेयर नहीं करना आपको। तो अब हम इसमें लिखते हैं, इसके लिए मैंने क्या सीक्वेंस बनाई है जो आप याद कर सकते हो। इसमें बस आपको आइडेंटिफाई करने को पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कौन ज्यादा है कौन कम है। आपको पाई चार्ट में बोल देगा व्हाट इज ए बी, तो अगर आपको मालूम होगा तो आप उसको बता सकते हो। अब सबसे ज्यादा वैसे इसमें फिश होती है, तो सबसे ज्यादा वाला पता होना चाहिए फिशेस, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं एम्फीबियंस, जिसमें आ जाते हैं फ्रॉग्स वगैरह। यहाँ आ जाते हैं रेप्टाइल्स, जिसमें आ जाते हैं सांप, है ना, लिजर्ड, ये सब आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पक्षी, बर्ड्स। फिर आ जाते हैं आपके मैमल्स, जिसमें हम लोग भी आ जाते हैं, आपके मंकी, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब मैमल्स है ना। तो इसके लिए आपको क्या याद रखनी सीक्वेंस? एक निमोनिक छोटा सा FARBM, ठीक है। और इसको पढ़ना किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे पढ़ना है FARBM। बस आपको पता होना चाहिए किस डिब्बे में आपको क्या भरना है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस टॉपिक में से। प्लांट्स पे आ जाते हैं। अब प्लांट्स के ग्रुप में हमारे पास इफ आई जस्ट टॉक अबाउट, सबसे ज्यादा तो देखो क्या होता है आपके पास, एंजियोस्पर्म, जो आपको बताया था ना, फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे ज्यादा तो होता है एंजियोस्पर्म। चलो उसके बाद जस्ट वेट, लेट्स सी क्या होता है इसके बाद। तो सबसे ज्यादा तो मेरे पास प्लांट्स में आ जाता
है यहाँ पर एंजियोस्पर्म, ANGIOSPERMS, एंजियोस्पर्म्स इकट्ठा है, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाती है, उसके बाद आती है फंजाई। देखो फंगस, फंगस को पता है क्या होता है, फंगस में सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन के मोड होते हैं। फंगस हर तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। कभी आपको मौका मिलेगा मेरे से फंजाई पढ़ने का, तब आपको बताऊंगा फंजाई के पास कितने ज्यादा तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। इसलिए फंजाई हर जगह फैल जाता है, हर जगह मिल जाता है आपको फंजाई की अगर मैं बात करूं तो। इस वजह से फंजाई बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है बाकी सारे ग्रुप्स में कंपेयर करूं तो। एंजियोस्पर्म्स तो वैसे ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, ये तो मैक्सिमम है, पर एंजियोस्पर्म्स के बाद देखो फंजाई आती है, बाकी के प्लांट ग्रुप्स नहीं आते हैं। और फंजाई क्या है, अलग से ही ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आपको मालूम है, इसको सर include करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर रेप्टाइल्स ज्यादा है बर्ड्स? नहीं, यहाँ पर आपको परसेंटेज पर नहीं जाना, ना कोई पूछेगा। मैंने बोला है ना, ये डेटा पॉइंट्स आपके वेरी करते रहते हैं, तो आपको एनसी को रखा तो आपको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं जाननी, आपको बस इतना पता होना चाहिए इस पाई चार्ट में किस लोकेशन में क्या भरना है, ठीक है। ओके सर। जहाँ मुझे बताना था वो मैंने बता दिया कि इधर माइक टर्न ऑफ कर दिया करो जब भी आप डाउट पूछते हो। उसके बाद सिर्फ जब आपको बोलना हो उस वक्त अपना माइक ऑन करा करो, फिर कभी कभी बहुत फैलती है आवाज मेरी। सिर्फ आपको इन्वर्टिब्रेट्स में आपको ये बताना जरूरी था कि इंसेक्ट सबसे ज्यादा होते हैं, और यहाँ पर एनसीईआरटी में क्लियर था तो हमने बता दिया कि इंसेक्ट IOMC एक सीक्वेंस एटलीस्ट आप उस तरीके से भर पाओगे अगर आपको ये चार्ट आ गया। इसको भरने का तरीका मैंने बता दिया, FARBM याद कर लो और ऐसे पढ़ना है। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। प्लांट्स में सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म्स हैं, उसके सामने कौन है टक्कर देने वाला, फंजाई। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप आता है ना फंजाई के बाद, यहाँ पर आ जाते हैं आपके ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जिसको बोला जाता है मॉसेस, बहुत कॉमन एग्जांपल होता है ब्रायोफाइट्स का मॉसेस। अब पॉइंट पता है यहाँ पर दिक्कत छोटी सी जो मुझे फील होती है कि आप लोगों ने अभी 11th क्लास के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। ये सारी बातें 11th क्लास की है, वहां सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम आप डिटेल में पढ़ते हो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि आपको एटलीस्ट उतना बता दूं जितना इस चैप्टर में आपको काम आ सके। अदरवाइज क्रस्टेशियन भी एनिमल ग्रुप आता है, जैसे कि प्रॉन्स होते हैं, जैसे कि आप जो लोग सी फूड खाते हैं ना, जो सब कुछ सी फूड, केकड़े ये वो ना सब कुछ खा जाते हैं, वहां पर एक प्रॉन्स होते हैं, प्रॉन्स क्रस्टेशियंस वाले ग्रुप में आते हैं, ठीक है। प्रॉन्स आपके ये सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। आर्थ्रोपोडा जिसमें जॉइंटेड लेग्स होती है, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा आता है, अरेक्निडा आता है जिसमें स्पाइडर स्कॉर्पियन आता है, क्रस्टेशियंस आते हैं। तो ये काम है जोलॉजी वालों का समझाने का, बट स्टिल मैं आपको उतना बता रहा हूँ कि आप एटलीस्ट अपने दिमाग में कुछ बिठा सको। और यहाँ पर मेंशन्ड है एनसीईआरटी में तीसरा ग्रुप फर्न्स और उससे रिलेटेड प्लांट्स, उसको एलाइज बोल दिया है। और आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्न्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स। जो मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट्स क्या थे, ऐसे ऐसे वाले प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले ग्रुप में यहां पर आ जाता है मेरे पास LICHEN, लाइकेंस। यहां पर आ जाती है एल्गी। तो इसमें आप कैसे याद कर सकते हो, आप ऐसे याद करो कि सबसे ज्यादा तो एंजियोस्पर्म्स है, उसके बाद है फंजाई, पहले इन दोनों को कंपेयर करो। उसके बाद नीचे वाले याद रखो कि जो नीचे वाली साइड थी वहां पर सबसे ज्यादा थी एल्गी और लाइकेंस। अगर यहाँ की बात करूं, दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है अगर आप कंपेयर करते हो मॉसेस को और फर्न्स को, ठीक है। इज इट क्लियर? नोट कर लिया सबने ये? हाँ जी बच्चों, सबने नोट कर लिए सारे पॉइंट्स? और अब देखो, अब बात ये है, अब लाइकन क्या होता है अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। अब ये जो लाइकन है ना, जस्ट वेट, एक तो इरेजर नहीं काम करते टाइम पे, जस्ट वेट। अभी लाइकन क्या होता है, जिसको ये नहीं मालूम, अब नहीं मालूम होगा कई बच्चों को, लाइकन्स क्या होते हैं। ये जैसे आपने कभी देखा हो पेड़ों पर ना एक छाल सी बनी होती है, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, ग्रे कलर की, वो लाइकन्स होते हैं। लाइकन्स वो होते हैं जहां पर दो ऑर्गेनिज्म, एक एल्गी और एक फंजाई, एक रिलेशन में होते हैं, एक ऐसा रिलेशन जिसमें वो एक दूसरे की मदद करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एल्गी खाना बनाएगी,
फंजाई को देगी। फंजाई पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा एल्गी की, कि एल्गी को ले तू पानी वगैरह पकड़, तो मेरे को खाना बना के दे। तो दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं और एकदम मस्त इकट्ठे रहते हैं। और इस लाइकेंस के स्ट्रक्चर में एल्गी माना जाता है 5% होती है पूरे स्ट्रक्चर में, 95% होता है फंजाई। अगर ये बात भी मैं याद करूं तो अब यहां पर कंपेयर करो, एल्गी को कितनी जगह मिली हुई है आप खुद ही देख सकते हो। एल्गी इतना सारे पोर्शन में सारा एल्गी है, और लाइकेंस देखो एल्गी सिर्फ इतना है, और फंजाई का पोर्शन देखो कितना सारा है, ये सारा फंजाई है। तो ये चीज यहां से भी प्रूव हो जाती है कि एल्गी और फंजाई आप कैसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो लाइकेंस, एल्गी, फंजाई, तो नीचे वाले तो वैसे ही याद हो गए। ऊपर क्या है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या आते हैं, मॉसेस। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में क्या आते हैं, फर्न्स। अब पॉइंट ये है ना, क्लास 12 का चैप्टर है, 11th क्लास की सारी चीजें हैं। अब जिनको नहीं मालूम ये सारे प्लांट्स के नाम, ये सारी चीजें, तो उनके लिए एटलीस्ट ये एक तरीका है, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, एक बार मुझे क्विक थम्स अप दे दो अगर आपने ये नोट कर लिया है। मैंने तीनों आपके ये ग्लोबल स्पीशीज, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के फ्लो चार्ट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, आई होप सबने नोट कर लिया है, नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे लिए आगे क्या चीज है। अभी तो देखो 12th का चलेगा, मतलब देखो मैं सच में कुछ नहीं बोल सकता, कब स्केड्यूल चेंज हो जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता, लेकिन जब नोटिस मेरे को जैसा आएगा मैं आपको वैसे ही चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि कोई 11th की चीज आ रही है बीच में और मुझे वैसे बतानी चाहिए, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करना, वो मेरा काम है आपको बताने का। चलो, अब कहता हमने वर्ल्ड की डाइवर्सिटी के बारे में तो जान लिया, सब कुछ जान लिया जितना जान सकते थे। अब इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में भी जान लेते हैं, अपना देश है आखिरकार, है ना। इंडिया की डाइवर्सिटी के पॉइंट्स देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड, ये आपका देखो वर्ल्ड का मैप है, अगर आपको याद हो छोटे क्लासेस में एसएसटी वाला टीचर क्या बोलता था, जाके वर्ल्ड का फिजिकल मैप लेकर आओ, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप लेकर आओ, है ना, ऐसे ही होता था ना। तो ये वही है। अब यहां पर देखो इस पूरे वर्ल्ड में ये अपना छोटू सा इंडिया, ये है हमारा तो नहीं है, बट किसी का है, ऑस्ट्रेलिया। तो मैं वैसे ही बता रहा हूं, आगे वाले टॉपिक में इसको और अच्छे से करेंगे। कहता इंडिया हैज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, पूरे वर्ल्ड में, संसार में जितना जमीन है उसका 2.4% सिर्फ इंडिया के पास है। देख लो कितना है। उसमें से ये पहली स्टेटमेंट आपको पेपर में ऐसे ही पूछ लेगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलता है, लेकिन इंडिया कितना ज्यादा पूरी ग्लोब की जो डाइवर्सिटी है उसको कंट्रीब्यूट करती है, मतलब इंडिया में कितनी ग्लोबल स्पीशीज, अगर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कंपेयर करूं लेट्स से 100% में से इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करती है, 8.1%। 8.1% इंडिया देती है, कंट्रीब्यूट करती है टू द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो आपको दो बातें पता होना चाहिए, इंडिया में लैंड कितना है 2.4%, कितना ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है 8.1%। वो पेपर में दोनों को इंटरचेंज कर देगा, वो सियाना निकलेगा, वो बोलेगा 2.4% होती है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, और आपका दिमाग चकरा जाएगा कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, हमारे एग्जाम के टाइम में घट कैसे गई डाइवर्सिटी। बट वो घटी नहीं है, वो घटाई गई है। तो आप उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बोलोगे, क्योंकि 8.1% है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। लैंड कितना है अपने पास, जमीन कितनी है अपने पास, इंडिया वालों के पास 2.4 पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, और उस डेटा के मुताबिक अगर बात करी जाए, जस्ट वेट, और उस डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए, व्हाट डू वी हैव, ये चीज आप नोट कर लो कि हमारे पास प्लांट्स इंडिया में टोटल देखा जाए। ये बात देखो, अब एक चीज याद रखना, ये जो डेटा है, एक मैंने अब सबसे पहले आपको क्या बोला, इंडिया पे 2.4% लैंड एरिया है। फिर मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पर 8.1% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी को। तीसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि अगर हम बात करें इंडिया के ही, तो यहाँ पर 45,000 स्पीशीज प्लांट्स का है और एनिमल्स का उससे डबल है, 90,000 स्पीशीज ऑफ द
एनिमल्स। लेकिन जो ये वाला डेटा है ना, ये हम उस हिसाब से देते हैं, किस हिसाब से, जो हमारे पास IUCN ने बताया था टोटल स्पीशीज का अकाउंट। IUCN ने टोटल पूरे वर्ल्ड का स्पीशीज का अकाउंट कितना दिया था, 1.5 मिलियन। उसके हिसाब से अगर मैं बताऊंगा तो इंडिया में प्लांट की स्पीशीज है 45,000, एनिमल की स्पीशीज है 90,000। अच्छा, कोई बच्चा क्या मुझे बता सकता है कि रॉबर्ट मे ने कितना बताया था स्पीशीज का टोटल अकाउंट, कितना एस्टिमेट बताया था रॉबर्ट मे अंकल? 7 मिलियन। 7 million. 7 million. 7 million. ठीक है, लेकिन कहता फिर भी इंडिया में डाइवर्सिटी अच्छी खासी होती है। 7 million. एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। दैट इज वाई एक लाइन लिखिए एनसीईआरटी में, जस्ट वेट, एक बार इसका विड्थ करेक्ट कर लूं मैं। अब एक लाइन आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है दैट इंडिया इज अमंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंडिया इज अमंग द 12, यस एक्सीलेंट बच्चों, 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर हम पूरे संसार की, पूरे वर्ल्ड की अगर हम वो कंट्रीज देखें, ठीक है, तो कहता है कि एक पूरा एस्टिमेट, एक डेटा के अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि पूरे वर्ल्ड में 12 हमारे पास ऐसे देश हैं जो मेगा डाइवर्सिटी वाले हैं, जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जहां पर बहुत हर तरीके के प्लांट्स, हर तरीके के एनिमल्स बहुत ज्यादा हैं। इंडिया इज अमंग दोज, वो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से इंडिया भी एक है। इंडिया फर्स्ट नंबर पे नहीं है, बट उन 12 कंट्रीज में से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री कहलाई जाती है वर्ल्ड की। एनसीईआरटी की लाइन है। हाँ जी प्रिंस कुमार बोलिए। यस, नो सर, ठीक है। ठीक है, इंडिया पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं 12 मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्रीज हैं, इंडिया भी उनमें शामिल है, याद रखना। वो पता है क्या करेगा, 12 को 18 कर देगा ऐसे ही करते हैं वो स्टेटमेंट्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गलत बात है। चलो ठीक है, सारे डेटा पॉइंट्स हैं, अगर कभी हमें टाइम मिलेगा किसी क्लास में तो मैं आपको सारे डेटा पॉइंट्स एक बार कलेक्टिवली बता दूंगा एक ही शीट पर, विल ट्राई, बट उसके लिए टाइम होना चाहिए, कभी नेटवर्क अलाउ नहीं करता, कभी कुछ हो जाता है। अब देखो ये, अब मुझे बताओ, ये मैंने कोई, अब ये पिक्चर शो कर रही है कि वेस्टर्न घाट्स में किसी ऑर्गेनिजम्स की, कुछ स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। कैन यू नेम द स्पीशीज? कौन सी स्पीशीज ज्यादा थी आपको बताया आज ही क्लास में, बताइए, आज ही बताया है एम्फीबियंस। परफेक्ट, तो यही बोला था कि वेस्टर्न घाट्स में, एक्सीलेंट बच्चों, परफेक्ट, वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन स्पीशीज। यस, परफेक्ट, यही बताया था मैंने कि वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है कंपेयर्ड टू ईस्टर्न घाट, अगर ईस्टर्न घाट से उसको कंपेयर करें। ये कौन से टॉपिक में हमने पढ़ा था, इन द एग्जांपल्स ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो आई होप आपको वो चीज याद है। मैंने जेनेटिक डाइवर्सिटी में 3 एग्जांपल दिए थे। मैंने बोला था राउवोल्फिया वॉमेटोरिया का जो पौधा है उसमें हिमालयन रीजन में बड़ी सारी डाइवर्सिटी होती है, किसमें, उसके अंदर जो चीज होती है रेजर पाइन के नाम में बड़ी डाइवर्सिटी होती है, कितनी पोटेंसी है, कितनी कंसंट्रेशन है। दूसरा एग्जांपल बोला था इंडिया में 50,000 वैरायटीज नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रेन्स राइस की हैं, 1000 वैरायटीज है मैंगो की। फिर आपको मैंने स्पीशीज डाइवर्सिटी में ये वाला एग्जांपल दिया था। फिर आपको मैंने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बोला था कि इंडिया में कितने सारे इकोसिस्टम्स हैं, और एक अकेली इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो डाइवर्सिटी है वो एक कंट्री, एक स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे, उससे ज्यादा है। तो ये एग्जांपल्स का बिल्कुल एक पिक्चर बन जाना चाहिए, पूरा फ्लो चार्ट दिमाग में कि क्लास में हमने कैसे स्टडी किया था इस चीज को। अब उसके बाद अगली चीज आ जाती है, लेकिन कहता कि अगर हम रॉबर्ट में अंकल का हम एस्टिमेट देखें, जिन्होंने बोला था कि 7 मिलियन है पूरे वर्ल्ड में स्पीशीज का एस्टिमेट, ग्लोबल स्पीशीज एस्टिमेट 7 मिलियन दिया था, उसके मुताबिक अगर आप चलोगे तो इंडिया में प्लांट की स्पीशीज मानी जाती है 1 लाख, और ये क्या है, प्लांट की स्पीशीज, और एनिमल की स्पीशीज होती है 3 लाख। तो पढ़ लेना पेपर में किस हिसाब से पूछ रहा है। अगर तो रॉबर्ट मे के हिसाब से पूछेगा तो इंडिया में 1 लाख प्लांट्स हैं,
3 लाख एनिमल्स हैं। अगर नॉर्मल पूछा जाएगा IUCN के मुताबिक तो 45,000 प्लांट्स बताए थे, 90,000 एनिमल्स बताए थे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और एनसीईआरटी में लाइन ऐसे लिखी हुई है कि 45,000 प्लांट्स हैं एंड एनिमल स्पीशीज आर डबल ऑफ इट, और यहाँ पर डबल करके 90,000 लिख दिया है। तो स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है और आपको क्या बताया था। रॉबर्ट मे का कॉन्सेप्ट आएगा, तो रॉबर्ट मे का नाम आए तो 7 मिलियन दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज, और प्लीज आई अप्रिशिएट अनीश आप लिख रहे हो चैट बॉक्स में, बट स्टिल मैं सब बच्चों को बोलूंगा कि चैट बॉक्स में लिख रहे हो अच्छी बात है, बट कॉपीज में भी नोट करना ये सारे डेटा पॉइंट्स जो आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या है, अब कहता है कि अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, अब बायोडाइवर्सिटी के लॉस की अगर मैं बात क्यों कर रहा हूं, तो कहता है मेजर जो कॉज आ रहा है मेरे पास कि बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, उसमें यहां लिखा है रेट ऑफ, उसका रीजन क्या है, रेट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। व्हाट आर एंथ्रोपोजेनिक? ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी सारी हरकतों की वजह से ही आज हम बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी लॉस होती जा रही है। हमारी क्या एक्टिविटीज हैं, जैसे कि हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम चीजों को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल्स दे सकता है कोई बच्चा मुझे, हमारी क्या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से शायद बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा होगा? ठीक है, पोल्यूशन, ठीक है, ओके, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग। सर हम जो पेड़ है वो काट रहा है, उससे कम हो रहा है। हाँ ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, परफेक्ट। एनिमल्स के लिए क्या बोलोगे? एनिमल्स क्या, हम क्या नुकसान कर रहे हैं? हम उनका खाना छीन के ला रहे हैं? मैं बोलूं? क्या कर रहे हैं? हाँ बोलो। सर वो जो पेड़ है, पेड़ को हम काट रहा है, उन लोगों का हॉर्न वगैरह तरपड़े ये बेच दे रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट, है ना। हम जानवरों के साथ क्या करते हैं, अब लोग कुछ लोग क्या करते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए बर्ड्स को शूट करते हैं, किल करते हैं चीज के लिए। हाँ ठीक है, हम इलीगल एनिमल की चीजों की बेचते हैं, उनके जो जैसे राइनोसेरस होता है उसकी जो हॉर्न होती है उसको बेचता है, एलिफेंट का जो दांत है, टस्क तो चलो सूंड होती है, एलिफेंट का जो दांत है, आइवरी है ना, उसको हम सेल करते हैं। फर एनिमल्स की निकाली जाती है, वूल इतना सारा ऑब्टेन करते हैं और एनिमल्स को मार दिया जाता है, अल्टीमेटली उनकी स्किन को यूज करा जाता है डेकोरेशन पर्पस के लिए। तो ये सारी हमारी हरकतें हैं। एक्सीलेंट, लैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं हम उनकी जगह को खरीद लेते हैं, उसको बेच देते हैं, वहां पर घर बना लेते हैं, कोई इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, अपनी सेटलमेंट बना लेते हैं। हम ये नहीं सोचते ना, हम जंगलों में से, बीच में से कई जगह पर सड़क निकाल दी जाती है, कोई रास्ता बना दिया जाता है, तो वो जो एक कनेक्शन था वो तो टूट ही गया दोनों तरफ के जानवरों का। एनिमल्स को अलाउ ही नहीं किया जाता। एनिमल्स रोड्स पर वैसे ही डेफिनेटली कैसे जाएंगे अगर वहां पर ट्रैफिक चलेगा या गाड़ियां चलेंगी। तो ये एक बेसिक सारे रीजन है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे डेफिनेटली। तो अब हमारे पास हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचने लग जाते हैं यहां से, जब हमको पता चलता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से यस ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी आ जाता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज तो डेफिनेटली श्योर पॉइंट बन चुका है। लेकिन कहता है एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखा है कि हमारे पास ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का एस्टिमेट आया। अगर आपको देखो मालूम होगा कि मैंने जब आपको अभी तक एस्टिमेट दिया है, मैंने आपको एस्टिमेट दिया है प्लांट्स का, एनिमल्स का। नेचुरल एक्सटिंक्शन एक अलग चीज है, बट अभी हम एंथ्रोपोजेनिक की बात कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की बात कर रही है। नेचर फिर भी इतना एलिमिनेट नहीं करेगा जितना हम लोग करवा देंगे। नेचर तब एलिमिनेट करता है अगर कोई स्पीशीज अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रही है। अगर एक टाइम पर जो जिराफ था उसने अपनी गर्दन लंबी ना करी होती तो जिराफ सारे खत्म हो गए होते। तो अब आप देखो शॉर्ट नेक वाले जो बहुत पुराने सालों में छोटी गर्दन वाले जिराफ एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि जमीन पर वेजिटेशन से गुजारा नहीं हो रहा है, तो कुछ जिराफ ने अडेप्टेशन करा, अपनी गर्दन को खींच कर तो ना ज्यादा स्ट्रेच किया, लंबा किया, फिर आगे आगे जितने जिराफ है वो लंबी गर्दन वाले आए, तो नेचर ने पीछे वालों को एक्सटिंक्ट कर दिया। वो एक अलग चीज है।
अब डायनासोर्स थे तो कितने, आप देखो कितनी वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं थी, डायनासोर्स के बाद ह्यूमंस आए थे, तो वहां पर आप नेचुरल कॉज, एस्टेरॉइड्स गिर जाते थे, वॉल्केनिक इरप्शंस होती थी, चीजें बेटर कंडीशंस नहीं थी, तो वो सारी बातें वहां पर एलिमिनेशन का कारण बन जाती है। ठीक है, लेकिन क्या, अब आप देखो अभी तक मैंने प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन या कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिन ऑर्गेनिज्म में बड़ा पुराना न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस बहुत अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होता है, इसमें आ जाता है आपका बैक्टीरिया। तो कहता प्रोकैरियोट्स के केस में, बैक्टीरिया के केस में एस्टिमेट देना पॉसिबल ही नहीं हुआ है। देयर इज नो एस्टिमेट। हम स्पीशीज डाइवर्सिटी का क्या एस्टिमेट है बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट्स का, हम बता ही नहीं सके हैं आज तक। हमारे पास प्रोकैरियोट्स का पूरा जो है एस्टिमेट ही नहीं है। वी आर नॉट हैविंग एनी एस्टिमेट्स अबाउट द प्रोकैरियोटिक स्पीशीज। ठीक है, रीजन क्या हो सकता है? नो सूटेबल टेक्सोनॉमिक मेथड अवेलेबल। टेक्सोनॉमी क्या होती है? टेक्सोनॉमी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को पहचानते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो, ठीक है, उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हो, उसका नामकरण करते हो, दैट इज नॉमेनक्लेचर करते हो। तो कहता हमारे पास ऐसे मेथड्स ही अवेलेबल नहीं है शायद, जिससे कि हम बैक्टीरिया के लिए मतलब बैक्टीरिया को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकें, उनका एस्टिमेट लगा सकें। हमारे पास जो मेथड्स अवेलेबल हैं दे आर कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है ओल्ड, पुराने मेथड्स हैं, और वो सूटेबल ही नहीं है। हमारे पास कुछ बहुत अच्छे मेथड्स नहीं है जिससे कि आप अच्छा एस्टिमेट लगा सको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, और कहता हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि हम सारी की सारी प्रोकैरियोट्स की स्पीशीज को कल्चर कर सके। कल्चर का मतलब क्या होता है? ये जो जितने भी छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया है ना, फंगस है, जब आप अभी देखो सामने एक तरफ आपके शेर है, चीता है, डॉग है, कैट है, उन पर काम करना आप हाथ में लेकर कर सकते हो, इंसेक्ट को हाथ में लेकर काम कर सकते हो। ये तो बड़े माइन्यूट क्रिएचर्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा साइज है। तो लैब में हमारे पास प्लेट्स होती हैं, अगर कभी आपको जिंदगी में मौका मिले रिसर्च लैब में काम करने का, जाने का, तो जरूर देखना, ऐसी होती है आपके पास कल्चर प्लेट्स। तो कल्चर प्लेट्स में काम किया जाता है बैक्टीरिया और फंगस पे। इनको देखने के लिए फिर हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो कल्चर प्लेट्स में इस तरीके से ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, फंगस की। कैसे? बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए, वो हम इस प्लेट में डाल देंगे और बैक्टीरिया वहां पर एकदम मस्त ग्रो कर जाएगा। ये जो इस तरीके की जो ग्रोथ हम ऑब्जर्व करते हैं ना, इसको बोला जाता है कल्चर मीडियम ग्रोथ। ठीक है, और ये जो प्लेट होती है इसको पेट्री डिश बोला जाता है। बायो में बहुत बार नाम आएगा पेट्री डिश का, इसको पेट्री डिश, पेट्री प्लेट बोला जाता है। इसमें आप न्यूट्रिएंट, इसमें क्या डाला था मैंने? इसमें मैंने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला, कुछ एक मतलब कि भोजन की व्यवस्था करी जो इसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक हो सकता है। शायद कुछ हार्मोन्स, शायद जैसे कुछ एक फंगस है, फंगस को क्या चाहिए, है ना, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, वैसा न्यूट्रिएंट डालना, वैसा पीएच मेंटेन करना, वो सारी चीजें अगर मैं करूंगा तो मेरे पास ग्रोथ हो जाती है। लेकिन कहता कि मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी जितनी भी स्पीशीज हैं उनको मैं अल्टीमेटली कल्चर कर सकूं। ठीक है, सो वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली मेनी ऑफ दीज आर नॉट कल्चरेबल। अगर मैं बात करूं लैब कंडीशंस में नहीं कल्चर किया जा सकता, और बोला जाता है प्रोकैरियोट्स के लिए कि दे अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। ये सिर्फ अकेले खुद ही मिलियंस में जा सकते हैं। आपने बोला ना, जैसे प्लांट्स 45,000 है, लेट्स से एनिमल्स 90,000 है, इंडिया का एस्टिमेट दिया था, दे अलोन माइट रन इन मिलियंस। ये मिलियंस में जा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की तो आपको नॉलेज ही नहीं है कितना फास्ट रिप्रोडक्शन करता है, कितना ज्यादा तेजी रिप्रोडक्शन, मिलियंस ऑफ कॉपीज या 1000 लाख में कॉपीज मिनटों में बन जाती है बैक्टीरिया की, जब बैक्टीरिया डिवाइड करता है। तो इनका तो कहते हैं एस्टिमेट लगाना ही असंभव है। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाई इट वाज नॉट पॉसिबल, आपके लिए क्यों संभव नहीं था प्रोकैरियोट्स की डायवर्सिटी का एस्टिमेट लगाना? तो आप बोलोगे दो रीजन थे। एक तो था कन्वेंशनल मेथड्स, जो कन्वेंशनल मेथड्स थे वो कुछ ज्यादा सूटेबल नहीं थे, या आप कह सकते हो कि ज्यादा सूटेबल मेथड्स अवेलेबल नहीं, और सारी की सारी स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोट्स को कल्चर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है।
तो ये बहुत बड़ी मुश्किल एक हमारे लिए सिचुएशन बन गई थी, जिस वजह से हम प्रोकैरियोट्स की बायोडाइवर्सिटी का एस्टिमेट नहीं लगा पाए। ठीक है, फाइन। ये स्लाइड सबको क्लियर है 100%? जस्ट क्विक थम्स अप ताकि हम आगे मूव कर सकें। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, परफेक्ट। अब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको याद होगा स्टार्टिंग में बताया था। कोई बच्चा बस मेरे को बताओ, रुक जाओ एक मिनट, मैं अब खुद से पूछता हूँ किसी बच्चे से। चलो खुशागरा, एक बार अपने आप को प्लीज अनम्यूट करो। खुशागरा, और मेरे को बताओ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मैंने क्या एग्जांपल दिया था? सिर्फ खुशागरा बताएगा, कोई बच्चा नहीं आंसर करेगा। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल आपने दिया था राइस मैंगोज। कर दी गड़बड़? उफ, आई गॉट समथिंग। चलो रुक जाओ, अभी म्यूट करो अपने आप को एक बार, मैं किसी और से पूछता हूँ, रुक जाओ। मैंने तभी बोला था, मैंने क्लास के बीच दोबारा रिपीट किया था। ओके, रोहन सेन, प्लीज आप अनम्यूट करेंगे खुद को। रोहन सेन, एंड सडनली मुझे नाम ही दिखाई नहीं दे रहा है। चलो शिफा खान प्लीज अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को। अभी फटाफट से देखने लग जाओगे, मुझे पता है आप लोग अपनी नोट्स में, कॉपीज में, सब बच्चे। शिफा एग्जाम्पल दो जरा। हाँ जी शिफा खान। चलो ईशा सिंह आप बता दो। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो काफी बड़ी है स्कैंडिनेवियन नॉर्वे से। बेटर। प्रिया आप बताइए। प्रिया, चलो प्रांजल आप बताओ, आपका हैंड कब से रेज्ड है? प्रांजल प्लीज बताइए, क्या एग्जाम्पल दिया था आपको? इतना इजी बताया था ना, मैंने आपको लिस्ट करके बताया था, फिर भी आप नहीं समझते हो। कोई बच्चा बता दो यार। कोई भी बोल दो यार अब। डेजर्ट्स ऑफ इंडिया। आप बोलो, आप बोलो। हाँ, आपने इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का इंडिया का एग्जांपल दिया था कि उसके इकोसिस्टम में कितनी डाइवर्सिटी है, जैसे रेन फॉरेस्ट है, उसमें डेजर्ट है, एस्टुअरीज है, वेटलैंड्स एंड एटसेट्रा। परफेक्ट, एक्सीलेंट। तो मैं ये बोल रहा था। और खुशागरा, वो जो आप बोल रहे थे, आप खुद ही दिमाग लगाकर सोचो। जो आम है, आम वाली जो डाइवर्सिटी मैं बता रहा हूँ, हम बोलते हैं। इंशा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट कर लो सब लोग। अनम्यूट। हाँ, आम की वैरायटी देखो, हम बोलते हैं दशहरी आम है ना, लंगड़ा आम है, ये आम वो आम। तो खुद ही इमेजिन करना, आम में इतनी वैरायटी कैसे है जब जीन्स में चेंज आएगा। और इंडिया की जो इकोलॉजी की मतलब हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बेसिस पर, जगह के बेसिस पर, किसी लोकेशन, किसी जियोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर। चलो जैसे कि अब आप ये देखो, क्या बोला था हमारे पास क्या क्या है? मैनग्रूव्स हैं, डेजर्ट है, एल्पाइन मिड्यूज है, रेन फॉरेस्ट है। देखो डेजर्ट की बात करते हैं सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ही कुछ दिखाई देता है आपको डेजर्ट? बड़ी हार्श कंडीशंस, बहुत ज्यादा गर्मी, पानी की कमी, और प्लांट्स बड़े अच्छे खासे नहीं होते हैं। कैसे कैसे प्लांट्स होते हैं? कैक्टस प्लांट होता है, यूफॉर्बिया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको हमेशा डेजर्ट में ही जनरली मिलते हैं। और पंछिया, क्योंकि ये प्लांट्स वो होंगे जिनकी टेंडेंसी होगी कि बहुत मतलब रिड्यूस्ड होते हैं, क्या, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो। यहाँ पर कैमल, यहाँ के जो जानवर भी होते हैं ना, वो इस तरीके से अपना यूरिन पास करते हैं कि यूरिन में भी ज्यादा पानी ना निकले। तो यूरिन भी ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में ज्यादा प्रेफर करते हैं डेजर्ट इलाके वाले जानवर। जैसे कि आप कैमल की बात कर रहे हो, कोई और बात कर रहे हो ऑर्गेनिजम्स की, डेजर्ट इलाके में। दूसरा आपको क्या बताया था इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इकोसिस्टम का एग्जांपल? एल्पाइन मेड्यूज।
कैसे होते हैं अल्पाइन मेड्यूज, देख सकते हो आप यहाँ पर। माउंटेन रीजन्स भी हैं, पहाड़ी वाला इलाका है, थोड़ा सा वेजिटेशन भी है, और ट्रीज भी थोड़े लंबे लंबे काइंड ऑफ ट्रीज है ना, आसपास आपको माउंटेन्स मिल जाती हैं, ये अल्पाइन मेड्यूज होते हैं। यही तो बताया था आपको। रेन फॉरेस्ट्स, अब रेन फॉरेस्ट में आप हमेशा के लिए याद रखना, सबसे ज्यादा मोस्ट डाइवर्स रीजन्स, पूरे अर्थ का सबसे ज्यादा डाइवर्स रीजन है रेन फॉरेस्ट। आपका सबसे तगड़ा एग्जांपल आता है इसमें अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जिसको आप आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, आप इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हो। तो कितनी बड़ी पदवी है लंग ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे प्लैनेट को जो ऑक्सीजन आ रही है उसका 20% हम अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही ले रहे हैं। इतने इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट्स हैं ये। और वो ऑक्सीजन कैसे देंगे, कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है, फोटोसिंथेसिस करके। तो ये जो रेन फॉरेस्ट्स होते हैं ये मोस्टली आपके ट्रॉपिकल इलाके में होते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ये सारे इलाके, ट्रॉपिकल कौन सा होता है, टेम्परेट कौन सा होता है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यहाँ होती है क्योंकि सबसे ज्यादा सनलाइट होती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। ये खासियत होती है रेन फॉरेस्ट्स की। और लास्ट मैनग्रूव, मैनग्रूव की बात करते हैं, ये वाले प्लांट। अब ये वो प्लांट होते हैं जो दलदल वाले इलाके में होते हैं, कुछ कुछ पानी कुछ कुछ मिट्टी। तो इन एरियाज को बोला जाता है मार्शी स्वम्पी एरिया। ये वो एरिया होता है जो दलदल वाला होता है। सर ये जो मैनग्रोव वाला है सुंदरबन में माने बहुत दिखाया जाता है। वहां पर भी सुंदरबंस वाले एरिया में भी आपको मैनग्रोव मिल जाते हैं, ठीक है। और क्लास 11th के एक चैप्टर में आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो मैं यहीं पर लिखवा देता हूं, राइजोफोरा। राइजोफोरा एक एग्जाम्पल दे रखा है मैनग्रोव प्लांट का। एक्सीलेंट। एक और पॉइंट है मैं बता ही देता हूं, अभी एक डिस्कस हो ही चुका है। ये जो मैनग्रोव प्लांट्स होते हैं ना, इसके बहुत एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताकर फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। मैनग्रोव प्लांट्स की बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, क्योंकि ये क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। जब आप मैनग्रोव प्लांट कभी आपको जिंदगी में मौका मिले देखने का तो जरूर देखना। देखो, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ कि अगर आपका मैनग्रोव प्लांट है, मैनग्रोव का जो पेड़ है वो आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं नीचे, और क्योंकि ऑलमोस्ट दलदल वाले इलाके में रहता है तो मैं इसको काइंड ऑफ इसको वाटर की तरह रिप्रेजेंट करूंगा। ऐसे इलाके में एग्जिस्ट करता है, दलदल वाले इलाके में। अब पॉइंट ये है कि अगर ये दलदल वाले इलाके में एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली इसके लिए मुश्किल हो जाएगा एक टाइम पर सांस लेना, क्योंकि ये जो दलदल वाला इलाका होता है ये ऐसी कंडीशन पैदा कर देता है कि पेड़ के लिए ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो जाती है। इस वजह से इसकी जड़ें हटके काम करती है। इसकी जड़ें हटके क्या काम करती है, इसकी जड़ें जमीन से ऊपर आ जाती है सांस लेने के लिए। तो कभी आपको नेमेटोफोरिक एरिया में, मैनग्रोव वाले इलाके में कभी जाने का मौका मिले, देखोगे आप कि इनकी रूट्स जो है वो ऑलमोस्ट जमीन से ऊपर आ रखी होती है, जस्ट सांस लेने के लिए। तो क्लास 11th की मॉर्फोलॉजी में कॉन्सेप्ट आता है। हाँ जी साहिबा। हाँ सर देखा हो। हाँ, तो इसको बोला जाता है न्यूमैटोफोरिक रूट्स। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है बट क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी में है। और क्योंकि इन रूट्स ने रेस्पिरेशन में, सांस लेने में मदद करी है, दैट इज वाई इसको रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोला जाता है। तो ये हटकर रूट है। देखो, आम रूट, नॉर्मल रूट क्या होती है, जमीन के नीचे जाती है, नीचे ग्रेविटी की तरफ जाती है। ग्रेविटी नीचे है, ये रूट्स ऊपर आ रही हैं। दैट इज वाई दीज रूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स और क्या आ जाते हैं, किस में देखने को मिल जाती है आपको, मैनग्रोव प्लांट्स में। दलदल वाले इलाके में रहते हैं, थोड़ा नमकीन जैसा सॉल्टी होता है, ज्यादा सॉल्ट की कंसंट्रेशन होती है थोड़ी ज्यादा। दैट इज वाई मैनग्रोव प्लांट्स को हम हैलोफाइट्स भी बोलते हैं। हैलो का मतलब सॉल्ट, फाइट का मतलब प्लांट। एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आ जाता है राइजोफोरा, और एक और लिख लो सोनेरेशिया, SONNERATIA, सोनेरेशिया एंड राइजोफोरा। ये बातें कभी भी नहीं भूलनी है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कभी किसी बच्चे की जिज्ञासा अगर जागती है कि भाई रूट्स ऊपर आकर ऐसा क्या करती है, ऑक्सीजन मास्क लेकर आती है क्या, कैसे वो ऊपर आकर एस्पायर करती है, तो उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर का नाम है लेंटिसेल। लेंटिसेल का नाम आपकी बायोलॉजी में आएगा। लेंटिसेल जनरली प्लांट्स बनाते हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमेशा गैस एक्सचेंज में मदद करता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने सोचा इसमें बता देता हूं। क्लियर हुआ सबको ये कॉन्सेप्ट? समझ में आया सबको? हाँ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं संपत्ति? फिरदौश, आपका हैंड रेज है तो आप बताइए आपको क्या डाउट है। हाँ जी बताइए फिरदौश। सिप्रा, आपका भी हैंड रेज है। इंशा खान, आपका भी हैंड रेज है। तो कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अगर लगता है ना कोई डाउट है, अभी टाइम लग रहा है, तो चैट बॉक्स में डाल दिया करो। मेरी नजर चैट बॉक्स पे भी रहती है क्या चल रहा है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? एनीवन इन द क्लास? कोई दिक्कत परेशानी, कोई संकट किसी चीज में? आज की क्लास में आई होप सब चीजें समझ में आई है। यस सर। ठीक है, अच्छा आंसर देने के लिए ओके, ठीक है, परफेक्ट। चलो, दैट इज वंडरफुल। अगर आपको समझ में आई चीजें, सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। एक माइक बिल्कुल ऑफ कर दिया करो जब आपने कुछ पूछना नहीं होता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। प्रिंस कुमार जी प्लीज ऑफ कर दीजिए, अगर डाउट है तो। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके परफेक्ट। अगली क्लास में हम बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन याद रखना, क्लास जैसे ही एंड होगा आपको फीडबैक देना है 5 स्टार, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हर बार याद करा देता हूं। और कभी भी डाउट हो हमेशा पूछ लिया करो। और अगली क्लास में और भी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। और मेरी क्लास के बाद आपने NCERT तो जरूर पढ़नी है, नहीं तो साथ में लेकर बैठा करो। जो पढ़ाता हूँ साथ साथ NCERT में अंडरलाइन करा करो। NCERT के बिना आपकी जिंदगी अधूरी है, याद रखना। बिल्कुल भी कोशिश मत करना बायोलॉजी में आज के टाइम पर एक्स्ट्रा बुक्स फॉलो करने की। कोई भी ऑथर की बुक्स आप सोचो कि एक्स्ट्रा पढ़ ले हम, बिल्कुल मत पढ़ना। सिर्फ NCERT फोकस करो। मतलब अगर मैं बेसिक सेट ऑफ बुक्स बोलूँ ना आपके लिए क्या प्रेफरेंस वाली होनी चाहिए, तो आपके पास जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सबसे पहली प्रेफरेंस तो आपकी होनी चाहिए NCERT। ठीक है, ज्यादा ही हो गया ये। सर बोलो। सर आकाश की जो मटेरियल है वो तो NCERT है। देखो, आकाश के मॉड्यूल्स में NCERT से बाहर भी कुछ चीजें हैं, बट स्टिल पहली प्रेफरेंस NCERT से पढ़ा करो। बट अगर आपको लगता है कि आकाश के मॉड्यूल पढ़कर हमारा चल रहा है तो अच्छी बात है, बट NCERT को पढ़ना एक अलग ही लेवल का एक कॉन्फिडेंस होता है जब आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर में। क्योंकि शायद आकाश के मॉड्यूल्स में कभी कभी किसी लैंग्वेज को आसान कर दिया जाता है, NCERT में आपको एग्जैक्ट लाइन मिलेगी, एग्जैक्ट। ठीक है, मॉड्यूल डेफिनेटली आपको पूरा चैप्टर होने के बाद या साथ साथ अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और लेकिन मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस दे रखे होते हैं, MCQs दे रखे होते हैं, वो जरूर डिस्कस करा करो, मतलब पढ़ा करो। और कभी डाउट हो तो जरूर मुझसे भी पूछ लेना, कोई दिक्कत आ रही हो किसी भी चीज में, कभी भी जो भी टॉपिक पढ़े उनमें से, तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है, एग्जाम्पलर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही एग्जाम्पलर ये नहीं बोलूंगी आज ही जाकर खरीदो, मेरा बिल्कुल मोटिव नहीं कि आप लोग खर्चा करो। बट अगर आप ले सकते हो तो ले लो, नहीं ले सकते हो तो आपके पास इंटरनेट सबके पास आज भगवान की दया से सबके पास है। तो NCERT एग्जाम्पलर क्लास 11th 12th बुक लिखो, PDF डाउनलोड कर लो। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, गिन के उसमें 15-18 क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है हर चैप्टर में, फिर वो सॉल्व किया करो। उसमें कई बार नए नए कॉन्सेप्ट सर दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है सर। चलो ठीक है, आई एम एंडिंग इट। ठीक है बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड टाइम। थैंक यू सर। ओके जी।